हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड जीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और यूनिट 3 में हम आ चुके हैं आरडीबीएमएस। और इसके आज सेशन 3 के ऊपर हम जिक्र करेंगे और हम बातें करेंगे कि सेशन 3 के अंदर क्या टॉपिक्स है और आपको इसे कैसे यूज करना चाहिए। परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। चलिए जानते हैं कि इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली इस यूनिट के अंदर में आपको जानना है डेटा कैसे आप इंसर्ट करोगे टेबल के अंदर में, हाउ कैन यू रीड द रिकॉर्ड्स इन द टेबल, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, शॉर्टिंग डेटा इन टेबल कैसे होगा, और फिर हम जानेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में, हम फॉरेन की के बारे में जानेंगे, हम क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि रिलेशनशिप होता क्या है और कितने तरह के होते हैं और कैसे हम सेट कर सकते हैं। देन एट लास्ट हम लोग जानेंगे फिल प्रॉपर्टीज, डिफॉल्ट, रिक्वायर्ड एंड फॉर्मेट के बारे में। चलिए इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ओपन ऑफिस कैल्क की, तो हम ओपन ऑफिस कैल्क स्टार्ट कर लेते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क नहीं, सॉरी, ओपन ऑफिस बेस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ओपन ऑफिस बेस हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट करने के बाद आपके सामने ओपन ऑफिस बेस का ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि क्या आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं या आप किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम में एक डेटाबेस बनाया था इन्फोटेक यूट्यूब डेमो के नाम से, मैं इसी डेटाबेस को ओपन करना चाहूंगा, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ठीक है। अब इसने क्या किया, ओपन, मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया और यहाँ प्रेजेंटली यूज डेटाबेस मैंने इसको कह के यहाँ पे सीधा मुझे फिनिश करना था, क्योंकि अगर आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो यू आर गेट द ऑप्शंस टू सेलेक्ट द एनी अदर डेटाबेस। आप किसी भी डेटाबेस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरा जो डेटाबेस है वो इन्फोटेक के अंदर, मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से सेलेक्ट करके सीधा फिनिश पे क्लिक करने से भी हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने डेटाबेस ओपन हो चुका है और यहां मैं टेबल्स वाले आइकन पे क्लिक कर लेता हूं। टेबल्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इन बिटवीन मैं जूमर स्टार्ट कर लेता हूं अपना मैग्नीफायर। तो टेबल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो लिस्ट ऑफ टेबल्स आ जाते हैं जो आपने क्रिएट किए थे। नन के जगह पे अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर दूंगा तो मुझे वो टेबल्स दिखाई भी देंगे, इसके अंदर में कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्टेड हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि हमें इसके अंदर में इंफॉर्मेशंस को कैसे एंटर करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि आप इंसर्टिंग डेटा कैसे कर सकते हैं टेबल्स के अंदर में। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो नॉर्मली इसका जो सिंपल तरीका है वो तरीका है कि आप टेबल को सेलेक्ट करें, अंडर द टेबल आइकन्स, टेबल्स पहले, सबसे पहले आपको टेबल आइकन्स पे जाना होगा। उसके बाद आप अप्रोप्रिएट टेबल को सेलेक्ट करें, इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे, आपका एडिट टेबल। इसके बाद अब जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने टेबल डेटा व्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आप रिकॉर्ड्स को अगर एडिट करना चाहते हैं तो किसी भी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके एडिट आइकन्स पे आपको क्लिक करने की जरूरत है। टू एडिट द डेटा आइदर क्लिक ऑन द एडिट आइकन और डबल क्लिक ऑन डेटा इन द सेल ऑफ ए टेबल, यानी कि आप एडिट आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, दिस आइकन इज कॉल्ड एडिट आइकन, या आप उसी कॉलम के ऊपर डबल क्लिक कर दें, उस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दें जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली कर्सर उसके अंदर आ जाएगा। रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो इट्स सो इजी। आपको करना क्या है, आपको डेटा पे राइट क्लिक करना है डेटा को सेलेक्ट करके, और वहां पे डिलीट ऑप्शंस आएगा, आपके उसे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है कॉन्टेक्स्ट मेनू से। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको ये ऑप्शंस मिल रहा है। आइए इन सारे काम को एक बार करके देखते हैं, फिर हम फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और उसके बारे में देखेंगे। चलिए मैं लाइब्रेरी वाले टेबल पर डबल क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया हमारे सामने टेबल्स का इंसर्ट मोड यानी कि टेबल डेटा व्यू मोड आपके सामने स्टार्ट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, मैंने 103 डाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CPP C++ और परचेज प्राइस मैंने लिख दिया 359, और ये पब्लिशर कौन है इसका, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं SDH। ठीक है, कोई भी पब्लिशर है। मुझे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करने हैं, मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 250 लिख दिया, और पब्लिशर हमारा ये भी SDH ही है। एक रिकॉर्ड मैंने और इंसर्ट किया, यहाँ पे मैंने बुक का नाम लिख दिया जावा, इसके कॉस्ट लिख दिया 450 या 400, और इसका पब्लिशर जो है वो AS अकेडमी है। ठीक है, AS अकेडमी, मैंने ऐसे बस एक रिकॉर्ड हमें एंटर करना है, एंटर कर लेते हैं। हम इसके विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं सो दैट इट इज विजिबल फॉर मी। कुछ भी मैंने यहाँ पे नोट्स, एक्चुअली ये नोट्स था, मैंने यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखा है। अब मुझे एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करने हैं, तो चलो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड का नाम मैं लिख देता हूँ मैथ्स, और यहाँ पे प्राइस दे देता हूँ 250, और यहाँ पे मैंने लिख दिया RD शर्मा।
ठीक है, इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी के अंदर में चेंज करना है तो आप या तो इसको सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करेंगे तब भी कर्सर उसके अंदर आ जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिंपली आप डबल क्लिक कर दो ना, वहां पे आपको कर्सर मिल जाएगा। अभी मैं सी के जगह पे यहाँ पे सी लैंग्वेज लिखना चाहता हूँ तो इस तरह से हमारा एडिटिंग हो जाएगा। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। ऐसे बाय डिफॉल्ट ये ऑटो सेव हो रहा है हमारे यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आपको इस रिकॉर्ड पे राइट क्लिक करना होगा। अभी क्या है, राइट क्लिक करने से सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, इस साइड राइट क्लिक करना है। ये जो एरो जहां दिख रहा है ना, जहां पे जब आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक एरो मार्कर आता है जो हमें इंडिकेट करता है कि अभी आप कौन से रिकॉर्ड पे हो, करेंटली किस रिकॉर्ड पे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है डिलीट रोज। क्या ऑप्शन आता है, डिलीट रोज। तो आप इस पे क्लिक करते ही आपका रिकॉर्ड डिलीट, आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा, डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा। आप यहाँ पे यस कह दीजिए, रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम बात कर ले, हमें शॉर्टिंग के बारे में भी जानना था। मान लीजिए मुझे यहाँ पे शॉर्टिंग करना है तो मैंने टेबल्स टाइटल्स, मतलब आपको क्या करना है, कॉलम हेडर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये शॉर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही शॉर्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। एक तो ऑप्शन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का, ये शॉर्ट ऑर्डर का डायलॉग बॉक्स आएगा। दूसरा ए टू जेड, ये ऑटोमेटिकली ए टू जेड फॉर्मेट में कर देगा, या अगर आप जेड टू एट पे क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट नहीं हो, ये नहीं हो, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कुछ क्राइटेरिया मैं सेट कर सकूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए टू जेड पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, मतलब शॉर्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक शॉर्ट ऑर्डर का आइकन आ जाएगा बटन पे क्लिक करते ही। अब इसके अंदर में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मल्टीपल्स क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अभी क्या था, अगर आपने किसी एक कॉलम को सेलेक्ट किया है तो सिर्फ उसी कॉलम के बेसिस पे आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा बुक का आईडी। अब मैंने बुक आईडी लिख दिया, बुक आईडी हो गया। बुक आईडी को मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, मतलब बुक आईडी डिसेंडिंग नहीं लगे, मैं यहाँ पे नोट्स लूंगा और नोट्स को मैं कर देता हूं कि नोट्स का मुझे तो असेंडिंग ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं दूसरा कॉलम यहाँ पे लेता हूं परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एसडीएच है और यहाँ पे 359, यहाँ पे एसडीएच 259। यहाँ मैं नोट्स को तो मैंने कह दिया कि तुम डिसेंडिंग या असेंडिंग में कर दो, या चलो डिसेंडिंग में कर दो नोट्स को, लेकिन परचेज प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। अगर आपको कोई और कॉलम चाहिए तो आप एक और कॉलम भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि टाइटल्स जो है वो हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जब आप मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेकंड कॉलम पे सॉर्टिंग तब होता है जब फर्स्ट कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाए, और थर्ड कॉलम पे शॉर्टिंग तब होता है जब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में भी डुप्लीकेट मिल जाए और सेकंड में भी डुप्लीकेट मिल जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एसडीएच को अरेंज कर दिया। यहाँ प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। टाइटल को भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी ऑर्डर हमने सेलेक्ट किया था इस ऑर्डर में ये हो गया हमारा। अब अगर मुझे रिकॉर्ड को सेव करना है या क्लोज करना है तो मैं सिंपली यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। टेबल हमारा सेव हो गया। आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, देखिए हमारा अपडेटेड डेटा है। और क्योंकि आपने डेटा को शॉर्ट किया था तो नोट्स के बेसिस पे और परचेज प्राइस के बेसिस पे ये आप देख सकते हो, ये रिकॉर्ड अरेंज्ड फॉर्मेट में दिख रहा है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं, हमने शॉर्टिंग भी कर लिया, अब हम फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में भी एक बार समझ लें कि फील्ड प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार फिर से समझते हैं। फील्ड प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है कि जब कभी भी आप टेबल्स क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते समय आप जनरली टेबल का नाम बताते हैं, टेबल के नाम के अंदर फील्ड का नाम बताते हैं और फील्ड के डेटा टाइप को आप डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। लेकिन जब हम किसी फील्ड को, सपोज मैंने इसको राइट क्लिक किया और एडिट मोड में ओपन किया, जब मैं एडिट मोड में ओपन कर रहा हूं यानी कि हम कहा चले गए, हम चले गए टेबल डिजाइन व्यू में। अभी हम डेटा व्यू में थे, अभी हम किस में आ गए, डिजाइन व्यू में आ गए। तो अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे टेबल के डेटा टाइप, मतलब कॉलम्स के डेटा टाइप्स को आप चेंज कर सकते हो, फील्ड के डेटा टाइप को आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप इसके फील्ड प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। दिस इज द फील्ड प्रॉपर्टीज, और ये बॉटम साइड में आपको यहाँ पे नीचे की ओर दिखाई दे रहा होता है।
तो अलग अलग डेटा टाइप्स के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ परचेज लगा दिया, DOP लगा दिया, ठीक है, और इसका डेटा टाइप मैंने डेट दे दिया और यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शंस में डेट ऑफ परचेज। ये डिस्क्रिप्शंस आपको तभी दिखेंगे जब आप टेबल डिजाइन व्यू में ओपन करोगे, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि डेट डेटा टाइप में आपके सामने क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। आप जब ने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया तो आपके सामने क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, जब आपने डेसिमल डेटा टाइप लिया तो आपके सामने क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप में आपके सामने क्या क्या फील्ड प्रॉपर्टीज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन कौन से फील्ड प्रॉपर्टीज हैं और उसके क्या यूज है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एंट्री रिक्वायर्ड, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट एग्जाम्पल, उसके बाद एक हमारा ऑटो वैल्यू आ जाता है इंटीजर के केस में, और जब आप डेसिमल पे आ जाते हैं तो आपको डेसिमल प्लेसेस का भी एक ऑप्शंस दिख जाता है। एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, ये सारे ऑप्शंस हमें सभी में दिखाई देते हैं, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको सभी मिलेगा, तो कुछ कॉमन भी है। अब जानते हैं जरा सा इन प्रॉपर्टीज का कहां पे क्या यूज है। देखिए ऑटो वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑटो वैल्यू की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप ये चाहते हैं कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, एक न्यूमेरिक वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाए। तो फॉर दिस पर्पस हम इसको यूज करते हैं, ऑटो वैल्यू को यस करते हैं। लेंथ का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर कॉलम, उसके मैक्सिमम लेंथ क्या होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो लेंथ 10 है, और ये तब है जब आप न्यूमेरिक टाइप के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने डेटा टाइप कौन सा लिया है, हमने डेटा टाइप यहाँ पे न्यूमेरिक टाइप लिया है। तो जब आप न्यूमेरिक टाइप पे काम कर रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, एक ऑटो वैल्यू जो मैंने बता दिया, एक लेंथ है, एक हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू का भी ऑप्शंस होता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस सेशंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू, वो तब यूज होगा जब यूजर्स एंट्री नहीं करता है। तो बाय डिफॉल्ट आप देखिएगा उस कॉलम में वो वैल्यू आता हुआ आपको दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर्मेट एग्जांपल से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि डेटा जब फील्ड में एंटर्ड होगा तो किस फॉर्मेट में एंटर्ड होगा, क्या कॉमा सेपरेटर होगा, क्या डैश सेपरेटर होगा। तो इस पर्पस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी टेबल्स के अंदर लेके चलता हूं, ये मेरा इंटीजर्स है, यहाँ पे ऑटो वैल्यू मैंने नो कर रखा है, मैं इसे यस भी कर सकता हूं। फॉर्मेट एग्जांपल में अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे मेरे सामने फॉर्मेट खुल गया कि आप किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस डेटा को आप कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। डेसिमल प्लेसेस चाहिए, लीडिंग जीरो चाहिए, नेगेटिव नंबर्स रेड में होंगे, थाउजेंड सेपरेटर आप यूज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसको अभी नो रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी डेटा मैंने एंटर कर रखा है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब हो गया कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू बाय डिफॉल्ट आएगी, ठीक है। आइए अब देखते हैं दूसरे डेटा टाइप्स के बारे में कि अगर आप कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर काम कर रहे हो तो ऐसे केस में डिफॉल्ट वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब हो गया कि अगर आपने इसको यस कर दिया, इट मींस कि इट मस्ट बी इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड, which means that field cannot be left blank। आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। दैट इज द मीनिंग्स ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। लेंथ का मतलब हो गया बाय डिफॉल्ट फील्ड लेंथ इज 10, 50, ठीक है। तो फील्ड के साइज को आप चेंज कर सकते हो, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, सेम मीनिंग है। और फॉर्मेट एग्जांपल्स का भी वही अर्थ होता है कि आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आइए मैं जरा सा वो दिखा देता हूं आपको। एक बार मैं इसके डिजाइन व्यू से बाहर निकलना चाहता हूं, इसको क्लोज करके यस कर देता हूं, ठीक है। टाइटल कुड नॉट बी चेंज, शुड बी कॉलम इंस्टेड बी डिलीटेड एंड द न्यू फॉर्मेट अपेंडेड। क्या चेंज कर दिया, यस कर देते हैं, देखते हैं क्या चेंज आया है एक बार, ठीक है। ठीक है, टाइटल्स आ गए, टाइटल्स डिलीट हो गए। एक्चुअली मैंने वहां पे कुछ डेटा टाइप चेंज कर दिया होगा, फॉर दैट पर्पस इट इज ओनली, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं प्रोडक्ट पे आके एक बार डबल क्लिक करता हूं और अब आपको मैं यहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स में आता हूं। अब जैसे देखिए कि मैं यहाँ से जैसे ही मैं आप नया रो इंसर्ट करूंगा, अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू मैंने हटा रखा है यहाँ पे, आइए मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ सैंपल। क्या लिख दिया, सैंपल। सेव करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ।
यस कह देता हूं, सेव करने के लिए डबल क्लिक करता हूं। अब हम डिजाइन मोड में, एंट्री मोड में आ गए हैं, यानी कि टेबल डेटा व्यू में। और जैसे ही मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले से ही सैंपल लिखा हुआ आ गया, पहले से ही सैंपल लिखा हुआ आ गया। अब मान लीजिए मैंने इसको चेंज करके राइस कर दिया, यहाँ पे मैंने 55 कर दिया, यहाँ पे मैंने राइस लिख दिया। नया रिकॉर्ड जैसे देखो फिर से यहाँ पे सैंपल आ गया है। तो आप इस वैल्यू को रहने भी दे सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि मैं इसे चेंज करूं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं इसे चेंज करूं, मैं इसे रहने भी दे सकता हूं। बट अगर जरूरत होगी तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। शॉर्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए आपके पास तीन बटन्स होते हैं, एक शॉर्ट बटन होते हैं, एक शॉर्ट असेंडिंग होता है, एक शॉर्ट डिसेंडिंग होता है। तो इस तीन बटन्स को आप यहाँ से देख के काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर अस। हमें इस चीज को जानना चाहिए कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती क्या है। देखिए, जब कभी भी आप टेबल्स और डेटाबेस के अंदर में काम करते हैं तो आप कई बार वैल्यू को एंटर करते हैं। कई बार ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि एक टेबल्स की वैल्यू किसी दूसरे टेबल से ली जाती है या उससे रिलेटेड होती है। तो ऐसे कंडीशन में जब आप मल्टीपल टेबल्स के साथ वैल्यू को यूज कर रहे होते हैं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के एक डेटाबेस का ऐसा टूल है जो इस चीज को इंश्योर करता है, इस चीज को इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट हो और डेटा कंसिस्टेंट हो। इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि जब आप कोई रिलेशनशिप वहां पे स्टैब्लिश कर रहे हैं तब। इन बेस डेटा कैन बी लिंक्ड। नॉर्मली डेटाबेस में, ओपन ऑफिस बेस में क्या है कि हम टू और मोर टेबल्स को प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट की मदद से हम उसे लिंक कर सकते हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस चीज को इंश्योर करेगी कि कभी भी आप रिकॉर्ड्स अगर ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स जब कभी भी ऐड हो रहा होगा तो रिलेटेड टेबल्स के साथ वो रिकॉर्ड्स की मैचिंग होनी चाहिए, वो प्राइमरी की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी की में कोई चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड टेबल्स में अगर है तो उसकी भी वैल्यू में चेंज होना चाहिए। अगर किसी रिकॉर्ड्स को आप प्राइमरी टेबल से डिलीट करना चाह रहे हैं तो मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अगर अवेलेबल टेबल्स में है तो वहां भी इस चीज को इंश्योर करना होगा कि वो वहां नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ है कि 104 का इंफॉर्मेशन एक दूसरे टेबल में भी है, पेरेंट टेबल में भी है, तो पेरेंट टेबल से हम 104 को डिलीट नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई करते समय भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। और या अगर हमने कुछ ऐसे रिलेशनशिप बनाए हैं और उसमें ऑन डिलीट कैस्केड और अपडेट कैस्केड का कंडीशन हमने लगा रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों टेबल में ऑटोमेटिकली डेटा अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि रिलेशनशिप हम क्रिएट कैसे करेंगे और हम उसको एडिट कैसे करेंगे। देखिए, रिलेशनशिप का मतलब होता है एसोसिएशन और कनेक्शन। जब आप दो टेबल्स को आपस में एसोसिएट करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द रिलेशनशिप। व्हेन यू रिलेट टू टेबल्स, जब कभी भी टू टेबल्स को आप रिलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हमें रिलेशनशिप की जरूरत होती है। बट इस चीज का ध्यान रखना है कि टेबल्स के अंदर में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिटर्न किया गया हो, लिखा गया हो। रिलेशनशिप का फायदा क्या होता है कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपके टाइम्स को सेव करता है और सेपरेट टेबल्स में सेम डेटा बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, डेटा एंट्री एरर्स को कंट्रोल कर लेता है और डेटा जो है समराइज फॉर्म में हमें मिल जाता है और हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय नाम के दो टेबल्स हैं और आइए इनके बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए हमें टूल्स मेनू में जाना होगा और वहां से रिलेशनशिप को देखना होगा। अब आपको एक चीज और बता देता हूं कि रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास टोटल तीन तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले बताया था। एक वन टू वन होता है कि वन पेरेंट्स हैविंग द ओनली वन चाइल्ड। वन टू मेनी का मतलब हो गया वन पेरेंट्स हैविंग द मेनी चाइल्ड। और मेनी टू वन का मतलब हो गया कि मेनी चाइल्ड इज हैविंग द वन पेरेंट। मेनी टू मेनी का मतलब हो गया मेनी पेरेंट्स मेनी चाइल्ड, मेनी पेरेंट्स मेनी चाइल्ड। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने का आपके पास दो तरीका है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप टूल्स में जाकर रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और एक इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर में सेलेक्ट न्यू रिलेशंस ऑप्शन से भी आप रिलेशनशिप क्रिएट
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं दो टेबल क्रिएट कर लेता हूं, एक टेबल एम्प्लॉय और एक टेबल डिपार्टमेंट। ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल में भी हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी को मेंशन करेंगे और इस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं। तो चलिए पहले टेबल क्रिएट करते हैं और इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाते हैं। तो मैं आ जाता हूँ टेबल्स में। टेबल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करूंगा, तो डेप्ट आईडी बना देता हूँ। इसे मैं कर देता हूँ इंटीजर। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट का नाम लिख देता हूँ डी नेम, और डी नेम को मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ और कुछ मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और इसे मैं सेव करना, डिपार्टमेंट आईडी को मैं पहले राइट क्लिक करके यहाँ पे प्राइमरी की भी सेट कर देता हूँ और इस टेबल को सेव करता हूं और इसका नाम दे देता हूं डिपार्टमेंट। क्या नाम दे दिया? डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर लेता हूं। क्लोज करने के बाद मैं फिर से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू करता हूं। तो क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू आप बाइसिकल कमांड से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने नहीं क्रिएट किया है। तो चलिए मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे डिजाइन व्यू से चलिए वो कर लेता हूँ, एक कमांड आपके लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कमांड याद होना चाहिए, क्रिएट टेबल, और डिपार्टमेंट के साथ मैंने क्या बताया था, एक एम्प्लॉय टेबल हमें बनाना है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर में हमें क्या क्या कॉलम चाहिए, तो एक हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, मैं उसको इंटीजर ही रखूंगा, इंटीजर, और प्राइमरी की सेट कर देता हूँ उसे। इसके बाद मेरा जो नया टेबल बनेगा, नया कॉलम होगा, उसको मैं नेम लिख देता हूँ और इसे मैं फिक्स वैरचर कर देता हूँ, वैरचर। और वैरचर में मैं यहाँ पे 15 या 20 25 30 दे देता हूँ, 30 कैरेक्टर दे देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए मैंने सैलरी लिख लिया, सैलरी, और इसे मैं डेसिमल कर देता हूँ। डेसिमल में मैं 10,2 कह देता हूँ कि 10 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, और मैं इसे भी इंटीजर कर देता हूँ, साइज में यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा। क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन देके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो कमांड सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया। आप इसको नोट करना चाहें तो कमांड को नोट कर लीजिए, मैंने इसको जूम कर दिया है। आइए अब एग्जीक्यूट होने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूं और देखता हूं कि मेरे सामने यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप व्यू में जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश टेबल्स कीजिए, तो आपके सामने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों टेबल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट में भी आपके सामने देखिए डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है। इसके लिए मैंने बताया था कि रिलेशनशिप आप टूल्स के अंदर रिलेशनशिप में जाके आप कर सकते हैं। जैसे आप के टूल्स रिलेशनशिप कीजिएगा, यहाँ पे आपके सामने ऐड टेबल्स का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से न्यू रिलेशंस तो अभी हमने बनाने नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमें टेबल्स को यहाँ पे ऐड करने होते हैं। जब आप टेबल को ऐड करते हैं तो न्यू रिलेशन ऑप्शंस आपके सामने आता है। तो अभी मैं दो टेबल को ऐड कर लेता हूं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को, और एम्प्लॉय को भी ऐड कर लेता हूं। क्लोज कर देता हूं यहां से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे न्यू रिलेशंस आप कर सकते हैं, आप रिलेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जब आप न्यू रिलेशन से रिलेशन सेट कर रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ सवाल आते हैं। उस सवाल में आपको क्या है, ये बताना पड़ता है कि कौन कौन से टेबल्स रिलेशंस में एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी टेबल्स में मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर देता हूं, तो यहाँ डिपार्टमेंट हो जाएगा, यहाँ डिपार्टमेंट करूंगा, यहाँ डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि आपने दो ही टेबल ऐड किया है। तो एक टेबल हमारा पेरेंट्स बनेगा, दूसरा हमारा चाइल्ड बनेगा। तो टेबल्स इन्वॉल्व, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई डिपार्टमेंट को मैं पहले रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि एम्प्लॉय टेबल्स को डिपार्टमेंट टेबल से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में एक डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, तो मैं डिपार्टमेंट फील्ड्स इन्वॉल्व, तो डिपार्टमेंट आईडी की डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी के अंदर से भी डिपार्टमेंट आईडी है, जिसके थ्रू मैं इन दोनों को कोरिलेट करना चाहता हूं, जिसके थ्रू मैं इन दोनों को कोरिलेट करना चाहता हूं। ध्यान रखना है कि पहले आपको डिपार्टमेंट ही रखना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर में आईडी जो है वो प्राइमरी की है और एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी हमारा फॉरेन की बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिसका आप प्राइमरी की है उस टेबल को पहले लिखिए, जिसमें फॉरेन की है उस टेबल को आप बाद में लिखिए। अब यहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अपडेट नो एक्शन, अपडेट कैस्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, डिलीट केस में। अब इसका क्या मतलब है ये समझना होगा आपको। ये कहता क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही है।
ये कहता है कि अगर आपने पेरेंट टेबल्स में, अब पेरेंट टेबल कौन है, तो डिपार्टमेंट आईडी हमारे लिए पेरेंट टेबल्स हैं, क्योंकि इसके डिपार्टमेंट आईडी के इंफॉर्मेशंस को हम एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच कराएंगे। मींस एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू वही हो सकती है जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका डोमेन जो है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड करेगा। अब यहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में जैसे दो ऑप्शंस हैं डिलीट के लिए और अपडेट के लिए, कि अगर आपने पेरेंट्स टेबल में कोई अपडेट किया तो रेफरेंस टेबल में भी क्या होना चाहिए। तो अपडेट के केस में मैं कहता हूं कि अपडेट कैस्केड होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, यहां पे जो चेंज करे वो वहां भी हो जाए। नो एक्शन में क्या होगा, वार्निंग मैसेज मिलेगा आपको, कोई एक्शन नहीं मतलब वार्निंग मैसेज है। तो अपडेट कैस्केड, डिलीट के केस में भी मैं चाहता हूं कि डिलीट कैस्केड हो जाए। सेट नल अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, वहां पे रेफरेंस चाइल्ड टेबल्स में, पेरेंट टेबल में अगर आपने कोई चेंज किया तो चाइल्ड टेबल में उस पर्टिकुलर वैल्यू नल में कन्वर्ट हो जाएगी। सेट डिफॉल्ट में क्या होगा, जो अगर आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखा है उस पर्टिकुलर कॉलम की तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। कैस्केड में क्या होता है कि जो आप एक्शन यहां लोगे वही एक्शन वहां रिफ्लेक्ट होगा। मतलब अगर आपने डिलीट किया तो डिलीट हुआ, अपडेट हुआ तो अपडेट हो गया। तो ये चीज मैं करके यहाँ पे ओके करके मैं यहां से बाहर निकलता हूं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया वन टू मेनी का। ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी तो एक ही रहेगा, लेकिन एम्प्लॉय में कई सारे, मतलब मल्टीपल एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसे सेव कर देता हूं। सेव कर दिया, हमारा रिलेशन भी सेव हो चुका है। मैं इसे बंद कर देता हूं। ठीक है। तो अब हमारे पास एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश हो गए, हमने टेबल्स भी बना लिए। अब टेबल्स के अंदर में आप डेटा को एंटर करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने डिपार्टमेंट में आए, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करेंगे। अब मैंने लिखा 1101, डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया यहाँ पे सेल्स। क्या लिख दिया, सेल्स। इसके बाद मैंने एक डिपार्टमेंट दिया 1201, इसका नाम मैंने मान लीजिए दे दिया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक। इसके बाद मैंने मान लीजिए एक डिपार्टमेंट दे दिया 1301। ठीक है। और इसका नाम दे दिया मैं प्रोडक्शन या एचआर डिपार्टमेंट। और टेबल को मैंने सेव कर दिया। सेव, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मैं एम्प्लॉय टेबल को ओपन करता हूं, एडिट नहीं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे एंटर करना है। एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला 101, नाम डाल दिया मैंने यहां पे रमेश, सैलरी मैंने डाल दिया 15,000। अब मुझे ये बताना होगा कि सैलरी 15,000, एक चीज नोटिस करना आपने, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट अपने आप आ गया, क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट टेबल में डेसिमल 10,2 लिखा था। अब डिपार्टमेंट आईडी आप क्या डालोगे, मान लो किसी ने कहा कि भाई मैं 1 डाल देता हूं, डाल दो। जैसे ही आपने 1 डाला कि नाउ यू विल सी देयर इज एन एरर मैसेज। यही आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, क्योंकि आपने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में, जिसमें आपने ये बताया था कि एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। तो जब आप एक फॉरेन की क्रिएट कर देते हो तो फॉरेन की जो डोमेन वैल्यू होती है, मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज जो आप डाल सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है पेरेंट टेबल पे। हमारे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर में 1101, 1201, 1301 वैलिड डिपार्टमेंट की आईडी जनरेट की गई थी, और हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसलिए हमें यहाँ पे एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर यहां पे 1101 लिख दूं, आगे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे 1201 लिख दो, आगे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे 1301 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्ड एंटर कर लो। अब मैं यहाँ पे 102 लिखता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं सुरेश, यहां पे मैंने दे दिया 7,000 और यहां पे दे दिया 1301। कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट आईडी डुप्लीकेट हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन की है एम्प्लॉय टेबल में। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेन की है एम्प्लॉय टेबल में। इसी जगह पे अगर मैं 102 लिख के एक नया रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूं और इसकी सैलरी मान लीजिए मैं 18,000 करना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे ठीक है 1101 लिख रहा हूं, अब हमें फिर से एक एरर मैसेज मिलेगा। एंड दिस टाइम क्या है, वायलेशन ऑफ यूनिक कॉन्स्टेंट्स हो रहा है।
प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू हो रहा है। अब मैंने अभी बताया एम्प्लॉय आईडी को तो आपने प्राइमरी की बनाया था, तो प्राइमरी की का डेफिनेशंस मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है, यूनिक होता है। लेकिन यहां पे देखो 102 और यहां भी आपने 102 डाला है, तो डुप्लीकेसी आ गई ना, तो ये भी अलाउड नहीं होता है। तो इस चीज का भी ख्याल आपको रखना होगा। ठीक है, अब इस तरह से मैंने इंफॉर्मेशन डाल दिया, अब मैं इसे सेव करके बाहर निकल सकता हूं। मैं इसको क्लोज करके बाहर आ जाता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे डेटा डिपार्टमेंट टेबल में भी आ गए और हमारे डेटा एम्प्लॉय टेबल में भी आ गए। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपने लाइव समझ लिया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। अब जरा रिलेशनशिप को समझते हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या है। वन टू वन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय टेबल्स के एक रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉय टेबल्स के एक रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट आईडी का एक रिकॉर्ड, मतलब एक एक रिकॉर्ड ही होगा डायरेक्ट। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम क्रिएट नहीं करेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, वन टू वन बोलते हैं। In thus, employee and department, employee ID, employee table and department tables are the primary keys. तो ये तब हो सकता है जब दोनों ही प्राइमरी की हो, दोनों टेबल्स में प्राइमरी की हो, तभी ये पॉसिबल है। वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि यहां पे क्या है कि एक टेबल में कॉलम जो है वो प्राइमरी की होगा और दूसरे टेबल में वो उससे एसोसिएटेड हो सकता है, दूसरे टेबल में वहां पे जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी की हो। जैसे कि एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारा प्राइमरी की हो गया और डिपार्टमेंट आईडी हमारा प्राइमरी की नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, वन टू मेनी बनेगा। मतलब एक एम्प्लॉय कई डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकता है, ऐसा कहना है इसका, जो फिजिकली फिजिबल नहीं है। मेनी टू मेनी के क्या मतलब होता है कि भाई मल्टीपल, नो टेबल हैज द प्राइमरी की कॉलम, मतलब किसी भी टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की है बट डिपार्टमेंट में कोई प्राइमरी नहीं है। वन टू वन रिलेशनशिप में अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों ही में प्राइमरी की है, मतलब एम्प्लॉय में भी और डिपार्टमेंट में भी। और वन टू मेनी में क्या हो गया कि एक टेबल में प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की नहीं है। यहां क्या हो गया, दोनों में से किसी में ही प्राइमरी की नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं कोई प्राइमरी की आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे केस में आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। अगर आप रिलेशनशिप डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप अगर आपने क्रिएट कर दिया है, द रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव्ड आल्सो विद द हेल्प ऑफ द डिलीट ऑप्शन। राइट क्लिक ऑन द रिलेशनशिप सेट एंड सेलेक्ट द डिलीट कमांड। आप उससे रिलेशनशिप्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आइए जरा सा मैं रिलेशनशिप को डिलीट करके दिखाता हूं। ऐसे मैं डिलीट करूंगा नहीं क्योंकि मुझे उस रिलेशनशिप की जरूरत है। तो मैं टूल्स के रिलेशनशिप में आता हूं, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो हमारे पास डिलीट ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूं, मैं आपको वन टू वन रिलेशनशिप दिखाना चाहता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट करता हूं और यहां मैं कहता हूं कि नहीं भाई, एम्प्लॉय आईडी की डिपार्टमेंट आईडी जो है वो तो प्राइमरी की है, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ना, यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट आईडी देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम के साथ रिलेट कर दो। ओके करो। ओके करते यहाँ पे एक्चुअली हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो वो थोड़ा सा ऑल्टर टेबल्स में प्रॉब्लम आता है। ये मैं दूसरे टेबल के साथ आपको दिखा दूंगा, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप कैसे नहीं हो पाएगा, जरा सा ये मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। आप चाहो तो डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर दो। और ये देखो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है और ये प्राइमरी की है, तो वन टू मेनी का रिलेशनशिप बना। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट नेम को नेम के साथ हम कोरिलेट कर रहे होते, तो इसी जगह पे ये क्या बनता हमारा, ये हमारा बनता ये मेनी टू मेनी का रिलेशनशिप। और डिपार्टमेंट आईडी को अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के साथ कोरिलेट कर रहा होता तो क्या बनता है, ये हमारा वन टू वन का रिलेशनशिप बनता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप डिलीट हो गया हमारा, तो मैं इसे एक बार ऐड रिलेशनशिप टूल्स में जाके न्यू रिलेशंस कर लेता हूं। और अब मतलब क्योंकि वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, चलिए देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल्स का मैं नाम लेता हूं और डिपार्टमेंट टेबल्स का भी मैं नाम लेता हूं। इसके बीच में नो एक्शन करके रिलेट करता हूँ। अब क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी और यूनिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू मेन टेबल, ठीक है, तो हमें प्राइमरी की चाहिए, इसके लिए तो एक तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए मैं इसको सीधा ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकता हूँ। इस तरह से भी आप रिलेशनशिप डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये रहा आज के सेशन में। अगले सेशन में हम बात करेंगे फोर्थ सेशन के बारे में और जानेंगे कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।